हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम शीना जैदी। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, और प्रैक्टिस किस चीज़ की होगी? जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में के लिए हैं वो वाली चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, और कॉन्सेप्ट सबका देखेंगे। जो ग्रामर के क्वेश्चंस है मिक्स्ड होगा, तो ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैसेज सब कुछ होगा। तो जो भी है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट होगा सबका, जिससे आपका रिविजन हो जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आने के पूरे चांसेस हैं वो सब डिस्कस हो। तो स्टार्ट कर लें, सब में आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना आपके एग्जाम में भी है कोई नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे देखिए, और ए बी सी डी के अलावा आप ये भी देखिए, सिर्फ ए बी सी डी आंसर करने के से थोड़ा सा बियॉन्ड जाइए कि क्यों गलत है, कैसे सही करें, मतलब कैसे सही करें बस ये नहीं कि पूरा रूल आप लिखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, माई कॉलेज इज मोर फेमस देन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन माई स्टेट। तो मेरा कॉलेज किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा फेमस है। मेरे स्टेट में किसी भी इंस्टीट्यूशनल वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा फेमस। यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? एक अपने कॉलेज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका ये रूल है कि एक ही तरह की चीज़ों का जब कंपैरिजन होता है तो अदर लाएंगे। जैसे हम लोगों ने जब ये रूल पढ़ा था तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल किया था, विराट कोहली इज मोर फेमस देन एनी इंडियन प्लेयर। ये नहीं होगा विराट कोहली इज फेमस मोर फेमस देन एनी अदर इंडियन प्लेयर। अदर का यूज करेंगे क्योंकि विराट कोहली खुद भी तो इंडियन प्लेयर है। तो उसी तरह से यहाँ पे माई कॉलेज इज मोर फेमस देन, तो माई कॉलेज को कंपेयर कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो कि एक ही चीज है। कॉलेज भी तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो हमें एनी अदर लाना होगा। माई कॉलेज इज मोर फेमस देन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कहते हैं मेरा कॉलेज किसी भी स्कूल से ज्यादा फेमस है, तो क्या कहते हैं? माई कॉलेज इज मोर फेमस देन एनी स्कूल। कॉलेज और स्कूल अलग अलग चीजें हो गई, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो कॉलेज भी आ गया, इसीलिए यहाँ पे अदर होगा। नेक्स्ट है लीन पैच ईडियम का क्या मतलब होगा? लीन पैच का मतलब क्लॉथ दैट इज बिगनिंग टू टेयर, जो फटने लगा है, ऐसा कपड़ा। पार्ट ऑफ हेयर दैट इज थिन। फिर फ्रेंडशिप दैट हैज एंडेड, या पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब होता है खराब परफॉर्मेंस का जो टाइम चल रहा है। जैसे हम लोग ये कहते हैं क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, वी ऑफन लिसन के कि किसी की पीक पीरियड अभी नहीं चल रहा है, या फिर किसी का अभी बुरा टाइम चल रहा है। तो बुरा टाइम का मतलब या फिर फॉर्म में नहीं है। ये वर्ड बहुत यूज होता है कि फॉर्म में नहीं है। तो फॉर्म में नहीं है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। जैसे आपका भी कभी कभी होता होगा कि जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो सवाल लगा रहे हैं वो आपका गलत निकल रहा है। कभी कभी सारे एक झड़ी में एक लाइन से सही होते हैं। तो अगर ऐसा है कि बुरा चल रहा है परफॉर्मेंस, तो वो होगा लीन पैच। इसका एंटोनिम है अ पर्पल पैच। ये एंटोनिम का साइन हुआ। पर्पल पैच का मतलब कि आपका सब अच्छा अभी चल रहा है, सब अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से हो रहा है। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर, इसमें कोई एरर है क्या? स्पॉटिंग एरर्स का सवाल। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ, प्रोबेबली मतलब है शायद, अ लॉट ऑफ फिश। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का मतलब है बहुत सारा। ये क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए आता है। दिस मीन्स इट इज यूज फॉर काउंटेबल एज वेल एज फॉर अनकाउंटेबल। तो ये हो गया फिश इन देयर नेट्स। क्वेश्चन टैग के सवाल में क्या होता है कि सेम टेंस दोनों तरफ रहता है। एक चीज पूछने के बाद उसको कंफर्म करते हैं कि वो बात सही है या नहीं। जैसे राम इज प्लेइंग इजंट ही, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या था? सेम टेंस रहेगा, फ्यूचर है तो बाद में भी फ्यूचर रहेगा। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हम देर से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाद में भी देर ही होगा, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे होता है कि प्रोनाउन सेम सब्जेक्ट होगा, वो तो देर आ गया। लेकिन यहाँ पे ये है, अगर पहला हिस्सा पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होता है, पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो सेकेंड पार्ट में होना चाहिए नॉट आना चाहिए। और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या करेंगे? वोंट देयर, क्योंकि इसमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं। तो विल नॉट का हमें शॉर्ट करना था, विल नॉट का वोंट होता है। वोंट देयर, ये सही आंसर। फोर्थ एंटोनिम अब इसका बताइए। रिजाइन का ऑपोजिट क्या होगा? एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ज्वाइन या अपॉइंट। रिजाइन करना इस्तीफा देना, तो इस्तीफा देने का उल्टा क्या होता है? ज्वाइन करना। ये ज्वाइन हो गया।
नेक्स्ट को रिजाइन खुद से किया जाएगा, तो ज्वाइन भी खुद से किया जाता है, एंटोनिम। फिफ्थ है द एम्बेजलमेंट इन द कंपनीज अकाउंट्स हैज कम टू लाइट। कम टू लाइट ईडीएम का क्या मतलब हुआ, और एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का के में पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है स्टील द मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। किसी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई पैसा संभालने की और वो उसी पैसे को चुरा ले जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, दैट इज एम्बेजलमेंट। इसका सिनोनिम भी पूछा जाता है मिस अप्रोप्रिएशन। तो ये बहुत तरह से इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड कम टू लाइट का मतलब है रोशनी में आ जाना, मतलब कोई चीज अंधेरे में थी, किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, अब लाइट में आ गई तो सबको पता चल गया, तो बिन रिवील्ड, रिवील हो जाएगा। रिवील का ऑपोजिट होता है कंसील्ड, हाइड, टू हाइड समथिंग। सिक्स्थ, अ लार्ज केज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लार्ज केज, बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। बर्ड्स को रखने के लिए बड़ा सा केज हो। एवियरी, एक्वेरियम, एपियरी या हैंगर, उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे? जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको एवियरी। एवी तो आपको तो ये एविएशन और ये सब पता ही है, एवीआई का मतलब उड़ने से हो गया, तो ये एवियरी हुआ। वैसे तो बीज भी उड़ती हैं, लेकिन वो उड़ने के लिए मेन जो सिंबल माना जाता है वो तो बर्ड को ही मानते हैं, तो बर्ड्स को रखने के लिए। बाकी क्या है, बीज के लिए एपियरी होता है, तो अब यहाँ पे लिख दिया है जिससे आप लोग इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो आप इनको लर्न कर लें। एक्वेरियम का मतलब है अ लार्ज ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर क्रीचर्स एंड प्लांट्स आर केप्ट। तो एक्वेरियम मतलब कि बहुत बड़ा सा जो ग्लास का होता है जिसमें लोग सजाने के लिए मछली को रख देते हैं, या अ बिल्डिंग वेयर पीपल कैन गो टू सी फिश एंड अदर वाटर क्रीचर्स। तो ये एक्वेरियम ऐसा भी होता है, जैसे दुबई का एक्वेरियम बहुत फेमस है, तो या फिर बहुत हमाया भी है कि वह कोई बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ पे मछलियां तरह तरह की रखी गई हैं, उनको लोग देखने के लिए जाएं। एपियरी मतलब बीज जहाँ रखी जाए, एवियरी वो था, एपियरी ये बीज वाला है। हैंगर का मतलब है अ लार्ज बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर केप्ट। जिसमें एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं उसको कहते हैं हैंगर, वो वर्ड हैंगर हो गया। सेवेंथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। राज सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। तो अब राज ने अपने फ्रेंड से कहा, प्लीज से स्टार्ट हो रहा, ये किस तरह का सेंटेंस है? अभी प्लीज को थोड़ा भूल जाते हैं, बस इतना है हेल्प मी, हेल्प से स्टार्ट हो रहा है, मतलब V1 से। वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट हियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, दैट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव का अगर आपको पैसिव बना, वो इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्या यूज करते हैं? टू प्लस V1। टू प्लस V1 लाते हैं और ऐसा कोई वर्ड लाते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो, ही एडवाइज्ड मी टू गो, ही आस्क्ड मी टू गो, इस तरह से यूज करेंगे। ही ऑर्डर्ड मी टू गो। अब प्लीज है तो सीधे आपको रिक्वेस्ट करना है। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस के साथ टू यूज नहीं होगा, बस सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड ऐसे होगा। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट आया ही नहीं है। और रिक्वेस्ट के बाद क्या लाते हैं? टू प्लस V1 इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो ये आंसर है। राज रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम इन दैट टास्क। दिस टास्क से चेंज होके दैट टास्क हो गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप रिक्वेस्ट ला रहे हैं तो फिर प्लीज और काइंडली जो भी है वो हट जाएगा। ये नहीं कि आप प्लीज भी यूज कर दें, रिक्वेस्ट भी यूज कर दें, वो बिल्कुल ना करिएगा। डी आंसर। एट्थ, द ओल्ड वुमन इन आवर लोकेलिटी इज नोइंग फॉर हर हॉट टेम्पर। इसमें कोई मिस्टेक है क्या? स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन, मिस्टेक तो है ही, नो एरर वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। कभी कभार नो एरर का ऑप्शन आता है, कभी नहीं भी आता। ये सेंटेंस रॉन्ग है। वर्ब्स के चैप्टर में एक रूल किया था बिल्कुल एंड में कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आते। जैसे दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी हम नहीं कह सकते, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट लाए, हम कंटिन्यूअस के जगह पर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ये किया था। तो मोस्टली तो इंडेफिनिट ही करते हैं, हाँ परफेक्ट भी हो सकता है, उसकी अलग कंडीशन थी। उसी तरह से नो वर्ड है, नो भी कंटिन्यूअस में नहीं आता। आई एम नोइंग यू नहीं कहेंगे, आई नो यू कहेंगे, मैं तुम्हें जानता हूं। अब यहाँ इज नोइंग तो हो ही नहीं सकता था, इसमें मिस्टेक है। तो क्या गलती है, कैसे कहेंगे? उनको जाना जाता है, जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस लाएंगे, मतलब लोग उनको जानते हैं।
जानते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव इस तरह हुआ, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, उनको जाना जाता है लोगों के द्वारा। नाइन्थ है, पीपल विद फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स हु कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस मे हैव स्लीप प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये एरर इसमें देखिए। और ये सेडेंट्री का मतलब जैसे बैठे बैठे काम करना, ऑफिस जॉब्स होती हैं। तो जिनकी सेडेंट्री जॉब्स हैं, फुल टाइम सेडेंट्री जॉब्स हैं, बैठे ही बैठे काम करना होता है। और हु कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो लंबे लंबे डिस्टेंस जिनको तय करने होते हैं, जैसे अप डाउन करते हैं जॉब पे जाने के लिए, उनको स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि एक्सरसाइज उनको नहीं मिल पाती। इसमें मिस्टेक, आंसर जो है वो जवाब में ही छुपा है, क्वेश्चन में ही जवाब है। पीपल विद फुल टाइम सेडेंट्री जॉब्स हु कम्यूटिंग। अब देखिए यहाँ पे है हु कम्यूटिंग, जो कम्यूट करते हैं, जो कम्यूट करते हैं, तो हु हमारा सब्जेक्ट हो गया, हु सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या चीज आती है, वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर ये कम्यूटिंग वर्ब है, तो ये वर्ब ऐसा कोई भी नहीं होता जिसमें सिर्फ आईएनजी फॉर्म आए। ऐसा कोई भी वर्ब नहीं होता सिर्फ आईएनजी फॉर्म आए। अगर आईएनजी आ रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस है कोई, और कंटिन्यूअस में कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, वॉज गोइंग, कुछ तो होता है ना। तो इसीलिए ये वर्ब तो है ही नहीं, तो इसी में मिस्टेक है। बस ये गलती थी, लेकिन अब सही कैसे करें, आपका तो काम बस इतना था। लेकिन अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में का यही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो आपको यहाँ पे बताना होता कैसे सही होगा। तो यहाँ पे रेगुलर एक्शन दिखा रहे हैं ना, तो रेगुलर एक्शन के लिए हु कम्यूट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट लाएंगे क्योंकि वो जाता है, खेलता है, आता है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लाते हैं रेगुलर एक्शन। तो रेगुलर एक्शन चाहिए था। नेक्स्ट है 10th, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंडन फॉर गुड। अब फॉर गुड ईडीएम का क्या मतलब है? फॉर गुड है फॉर एवर, ब्रीफली, फॉर अ बेटर इनकम, या फॉर अ प्रमोशन। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, परमानेंटली, हमेशा के लिए, तो ये फॉर एवर हो गया। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, ही हैज गॉन फॉर गुड, हमेशा के लिए चला गया है। 11th, द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इम्पोर्टेंस। जिस इंफॉर्मेशन के बारे में तुम पूछ रहे हो या तुम मांग कर रहे हो, वो अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है। इंफॉर्मेशन क्या है? नाउन है। किसी वर्ड में आई ओ एन लगा हो तो वो नाउन होता है। इंफॉर्मेशन कैसी है? इम्पॉर्टेंस नहीं होगा, इम्पॉर्टेंस तो नाउन है, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे दिस इज एन इम्पॉर्टेंस चैप्टर नहीं कहेंगे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहेंगे। महत्वपूर्ण, महत्व, ये इंफॉर्मेशन महत्व है ये नहीं कहेंगे, महत्वपूर्ण है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, TANT एडजेक्टिव। और एक सवाल बहुत पूछा जाता है इसका, ये तो सही था यहाँ पे, लेकिन ये डिफरेंस जल्दी से देख लीजिए। क्वाइट का मतलब क्या है और क्वाइट का क्या है? क्वाइट का मतलब हो गया चुप, QUIET, साइलेंट वाला हो गया। क्वाइट का मतलब क्या हो गया? अच्छा खासा। क्वाइट का मतलब एक होता है अच्छा खासा, और एक क्वाइट का मतलब होता है बहुत पूरी तरह से। तो एक पूरी तरह से, इट इज क्वाइट गुड का मतलब ये भी है कि अच्छा खासा अच्छा है ये, और एक क्वाइट गुड का ये भी मतलब होता है कि पूरी तरह से अच्छा है। तो दोनों मतलब है। तो क्वाइट और क्वाइट में डिफरेंस काफी पूछते हैं। इट इज क्वाइट गुड कहेंगे, क्वाइट गुड नहीं, क्वाइट गुड गलत हो जाएगा। ईडियम का मतलब क्या है? ब्रेक द आइस, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, कूल द रूम फॉर एवरीवन, अरेंज फॉर अ स्केटिंग शो, मेक थिंग्स अवेलेबल फॉर अ पार्टी। ब्रेक द आइस का मतलब आपको बताया था। ये भी ईडियम मतलब कहाँ से आया, पीछे की कहानी पता हो तो आपको थोड़ा सा याद हो जाता है कि जैसे कोई बहुत ही कोल्ड जगह होती थी, जैसे टाइटैनिक याद करिए। अब टाइटैनिक जब जहाँ से जा रहा था, बहुत ही ठंडी जगह थी, बिल्कुल पानी जमा हुआ था। ऐसी जगह जब जाता था कोई शिप पहले ज़माने में, तो जब पानी आगे जमा हुआ मिलता था, मतलब आइस फॉर्म में पानी मिलता था, वो सी का पानी, तो क्या होता था कि जब अब वो लोग आगे शिप कैसे बढ़ाएं, तो अगर वो ऐसी जगह पे जाते थे कि जहाँ पे कोई ऐसा फ्रेंडली कंट्री है, या फिर कोई ऐसा कंट्री वहाँ पे है जो अच्छे रिलेशन चाह रहा है, कि जो शिप से लोग आए हैं, जो सेलर्स आए हैं, उनसे हमारे अच्छे रिलेशन हो,
तो वो अपने मजदूरों को, अपने लेबरर्स को भेज देते थे वहां पे आइस को तोड़ने के लिए, कि आइस जब तोड़ देंगे तो फिर वो लोग आगे बढ़ पाएंगे, उनका शिप आगे बढ़ पाएगा। तो उससे उनकी हम उनकी मदद कर रहे हैं इसलिए भेजते थे। अब ब्रेक दी आइस, वहां से ईडियम आया है कि वो आइस तोड़ने के लिए भेजते थे, जिससे हमारे अच्छे रिलेशन की शुरुआत हो जाए, इसलिए भेजा जाता था। तो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन ये मतलब है कि जैसे किसी से आप फर्स्ट टाइम मिले तो झिझक होगी बात करने में, लेकिन अगर वो पहल कर दे, वो फर्स्ट इनिशिएट कर दे, कॉन्वर्सेशन को शुरुआत कर दे, तो फिर थोड़ा लाइट फील होता है, फिर आप आसानी से बात कर सकते हैं। हाउ मच विल दे पे यू, एक्टिव पैसिव, वो तुम्हें कितना पे करेंगे। पीछे की कहानी बस इसीलिए करते हैं जिससे कि आपको, इतने सारे आप चीजें पढ़ रहे हैं तो कभी आप रटी हुई चीज भूल सकते हैं, लेकिन कहानी कभी कभी याद आ जाती है कि हाँ ऐसी कहानी थी, तो उससे आपका सही हो गया। हाउ मच विल दे पे यू, वे तुम्हें कितना पे करेंगे। अब इसमें विल पे है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसका पैसिव होगा विल प्लस बी और थर्ड फॉर्म। अब विल प्लस बी और थर्ड फॉर्म किसमें नहीं आ रहा, इसमें हैव आ रहा है, रॉन्ग हो गया। फिर विल प्लस बी और आईएनजी फॉर्म आ रही है, ए ऑप्शन में रॉन्ग हो गया। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ए हो ही नहीं सकता था। अब यहाँ पे आपको देखना है कि वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, उसमें होता क्या है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि विल राम गो, क्या राम जाएगा, तो राम के पहले विल आ गया, उसी तरह से सी आंसर हो गया। हाउ मच विल यू बी पेड बाय देम, हेल्पिंग वर्ब पहले। 14th एंटोनिम इसका परनिशियस का, परफिडियस, मैलिशियस, नेफेरियस या बेनिफिशियल। कोई चीज अगर परनिशियस है तो इसका मतलब है कि इट इज हार्मफुल, और हार्मफुल भी किस तरह से है कि एकदम से दिखाई नहीं दे रहा कि हार्मफुल है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर हो रहा है, धीरे धीरे असर हो रहा है, तो हार्मफुल सीधे मतलब है। हार्मफुल का उल्टा क्या हो गया, फायदेमंद, बेनिफिशियल, उल्टा बताना था, तो परनिशियस का आप लिख भी लीजिए, दिस मीन्स हार्मफुल। और ये नेफेरियस का, तो अब इसके सिनोनिम, परनिशियस के सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। नेफेरियस का मतलब होता है क्रिमिनल या इमोरल, अनैतिक। परफिडियस का मतलब धोखेबाज, परफिडियस का मतलब है ट्रेचरस, धोखेबाज। तो धोखेबाज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो ये इसीलिए दिए हैं क्योंकि बहुत आते हैं, तो आप ये एक बार इसके, अब इतना ये प्रैक्टिस क्लास है तो सारे सिनोनिम यहाँ देते हैं, अब वो इतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे हम लोगों ने क्लास में भी किए हैं, और आप ऐसे इसको लर्न कर लीजिए, मतलब इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। मैलिशियस का मतलब है जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, रूट वर्ड के थ्रू करते हैं। मैल का मतलब होता है बुरा, तो मैलिशियस का मतलब जो नुकसान पहुंचाना चाहे, या स्पाइटफुल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, वेनमस, वेनम का मतलब जहर होता है, तो ऐसा पर्सन है जो नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, जहरीला टाइप का। पॉइजनस, मैलिग्नेंट, मैलिफिक, विशियस, मीन, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। वायरुलेंट, तो कुछ लिख दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, नुकसान पहुंचाना जो चाहे, wanting to harm others। 15th, she will come to work though it doesn't rain tomorrow, इसमें कोई एरर। दो मीन्स, दो और ऑल दो का सेम मीनिंग है, यद्यपि, हालांकि, हालांकि मतलब है इसका, तो वो काम करने आएगी हालांकि बारिश नहीं होगी कल, वो काम करने आएगी हालांकि बारिश नहीं होगी, तो इसका मतलब ये तो उल्टा ही हो गया कि बारिश नहीं होगी तो फिर तो आना ही चाहिए, फिर क्या प्रॉब्लम है। ये होगा इफ इट डजंट रेन, यदि बारिश नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी, हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या है आने की, कंडीशन ये है कि बारिश ना हो तो आ जाएगी, तो शी विल कम टू वर्क इफ इट डजंट रेन। 16th, we can see much changes in government schools these days, इसमें एरर। much changes क्या सही है, much का यूज बहुत आता है, much और many का। much किस लिए यूज होता है, much is used for uncountable, for quantity। changes ऑब्वियसली हम काउंट कर रहे हैं तभी तो हम changes कह रहे हैं। काउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है तो much नहीं होगा, many होगा। much water सही है,
मच वाटर सही है बिकॉज वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, बट मच बॉयज मच बुक्स गलत है, मैनी बॉयज मैनी बुक्स ऐसे कहेंगे फॉर समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। सी में मिस्टेक थी। 17th, हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। बहुत कॉमन मिस्टेक, जो बच्चे जो लोग ऐसे नॉर्मल बोलचाल में भी इंग्लिश थोड़ी बोल लेते हैं सही से ढंग से, वो भी मिस्टेक करते हैं। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी। वन ऑफ द जब कह रहे हैं तो एक में से एक कैसे हो सकता है? एक शहर में से एक है, नहीं, शहरों में से एक है। वन ऑफ द मेजर सिटीज हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर सिटीज क्यों हुआ? मतलब एक शहर में से एक नहीं होगा, वो लड़कों में से एक है। ही इज वन ऑफ द बॉय, नहीं वन ऑफ द बॉयज कहेंगे, तो सिटीज में से एक है, सबसे बड़े शहरों में से एक है। 18th है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नहीं, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कितना रिपीट होता रहता है ये, जो गॉड की एग्जिस्टेंस में ही बिलीव ना करता हो वो होता है नास्तिक, एथीस्ट। थियो रूट वर्ड होता है, थियो का मतलब है गॉड, इसी से थीस्ट बना। थीस्ट का मतलब हो गया जो आस्तिक है, जो बिलीव करता है गॉड में। ए लगा के उल्टा हो गया जो गॉड में विश्वास ही ना करता हो। बाकी क्या है वो देखिए, इसी से थियोलॉजी, रिलीजन की स्टडी, गॉड की स्टडी आपके हैं। थियोक्रेसी है, क्रेसी मतलब है किसी तरह की रूल या गवर्नमेंट, तो थियोक्रेसी मतलब गॉड का रूल हो या रिलीजियस लीडर्स का रूल है। इससे तो काफ़ी किए, मोनोथीस्ट, पैनथीस्ट है, पॉलीथीस्ट है, बहुत सारे रूट वर्ड्स में आया था ये। सिनिक का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्व्स रादर देन फॉर गुड और सिंसियर रीजन। सिनिक इंसान ऐसा है जो हर किसी पे शक करे कि कोई भी आदमी कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका अपना कुछ फायदा हो रहा होगा, मतलब असलियत में कोई अच्छा होता नहीं है, बस लोग दिखाते हैं, बस नाटक करते हैं और अपना फायदा ही कुछ उनको मिलता है हर चीज में। एनार्किस्ट, आर्की का मतलब क्या है? ये जो आर्की है दिस मीन्स, जैसे मोनार्की, आर्कीक्रेसी का मतलब होता है किसी तरह का रूल, तो और आईएसटी किसी वर्ड में लगा है लास्ट में, जैसे स्पेशलिस्ट, टाइपिस्ट, तो ये किसी टाइप का पर्सन हुआ। एनार्की एंड लगा के रूल का उल्टा, मतलब अराजकता में जो बिलीव करता हो वो एनार्किस्ट हुआ, कि कोई सरकार होनी ही नहीं चाहिए। हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। ईगोटिस्ट का मतलब है जो ईगो वाला इंसान हो, घमंडी इंसान है। पर्सन हु थिंक्स दैट ही और शी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो अपनी तारीफें बहुत करता रहे, अपनी बातें करे और दूसरों को बहुत ही कम अपने से समझ रहा है, ईगो से भरा इंसान, अहंकारी। 19, नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार। इसमें मिस्टेक है कुछ, वो कितनी भी मेहनत कर ले गिटार बजा ही नहीं पाता। और ये गिटार का क्या रूल है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने या सुनने की सेंस निकलती है तो द आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने सुनने की सेंस हो, ही इज लिसनिंग टू द पियानो ऐसे कहेंगे, तो उसके पहले द का यूज होता है, वो तो सही है। लेकिन नो मैटर कैसे यूज होता है? देखिए नो मैटर इस तरह होगा, नो मैटर प्लस WH वर्ड, नो मैटर प्लस WH वर्ड होगा। WH वर्ड का मतलब वाई, वेयर, हाउ, व्हेन। नो मैटर वेयर यू गो, तुम चाहे जहां चले जाओ। नो मैटर व्हाट यू से, तुम चाहे जो बोल लो। नो मैटर हाउ यू डू दिस, नो मैटर वो तुम चाहे जैसे ही काम करो। नो मैटर व्हेन यू कम, तुम चाहे जब आ जाओ। तो नो मैटर के साथ WH वर्ड आएगा, और होना क्या चाहिए था? कितना भी वो कोशिश कर ले। तो नो मैटर के बाद लाएंगे हाउ ही ट्राइज। नो मैटर तक तो सही है ना, तो यहां होगा नो मैटर हाउ, एक सेकेंड, नो मैटर हाउ, इसमें क्या है? नो मैटर हाउ ही ट्राइज हार्ड। अच्छा एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन के हिसाब से अब हम लोगों को करना है। तो एक ऑप्शन हम लोगों का बेटर वाला तो ये होता, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ऐसे लाइए। नो मैटर के सीधे बाद WH वर्ड आ गया, और कितना अच्छा कितना बड़ा ऐसे लाएंगे। या फिर अब यहाँ पे क्या था, ही ट्राइज हार्ड, हार्ड तो बाद में दिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसके, हमें पूरी कंस्ट्रक्शन बदलनी होगी। अब हम नो मैटर में कोई एरर हमें माननी पड़ेगी। इवन इफ ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार। अब आप इसको किसी और तरह कहिए, ये हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे दूसरा मेथड ये हो जाएगा, नो मैटर हटा के
कर दीजिए इवन इफ ही ट्राइज हार्ड, अगर वो बहुत कोशिश भी करता है तब भी, क्योंकि नो मैटर कहते हैं तो नो मैटर के ठीक बाद हमें ये करना पड़ता। दो तरह से सही हो सकता है, वो आपको एग्जाम में डिसाइड करना है कि आप कैसे सही करेंगे। तो ये दोनों तरह से सही है। अब नो मैटर तक सही है, हमें जो चेंज करना है हम बी पार्ट में कर सकते हैं। तो आपको दो मेथड बता दिए, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ये कर दीजिए, तो जो मिस्टेक है बी पार्ट में हुई। या फिर आप दूसरी मिस्टेक भी कर सकते हैं इवन इफ। लेकिन जब दो मेथड पॉसिबल हैं तो फिर हम कौन सा मेथड चुनेंगे, आप ए में मिस्टेक माने या बी में। फिर आपको क्या देखना होता है, सेंटेंस जहां तक सही है उसके बेस पे आपको डिसाइड करना है। सेंटेंस जहां तक सही है उसके बेस पे डिसाइड करिए। तो नो मैटर तक मिस्टेक नहीं है, हमें जो मिस्टेक करनी थी हमने बी में मान के उसी को चेंज कर दिया, तो हमारा फिर आंसर ये मच बेटर हो गया। दूसरा भी पॉसिबल था, लेकिन जब हम तो यही देखेंगे कहां तक सेंटेंस सही चल रहा था। तो नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, नो मैटर के बाद क्योंकि WH वर्ड लाना था। 20 सिनोनिम, स्ट्रेच का एक्सटेंड, सीज, क्लोज या कंप्रेस, इसका क्या होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट्स हो किसी क्वेश्चन को लेके, उस क्वेश्चन का नंबर नोट कर लीजिए और वो नंबर फिर आप ग्रुप पे टैग करके पूछ लीजिएगा, तो वो उस पर आपको बता देंगे। और फिर अगर वो ऐसा होगा कि एक्सप्लेन किया, उसी मैसेज में एक्सप्लेन करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग क्लास में अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसे। देखिए स्ट्रेच का मतलब फैला देना, तो फैलाने का उल्टा, अच्छा सिनोनिम बताना था, एक्सटेंड, सीज, कंप्रेस। एक्सटेंड हो गया फैलाने के लिए, और कंप्रेस का मतलब कंप्रेस छोटा कर देना, ये एंटोनिम हो गया। सीज का मतलब होता है स्टॉप, सीज मीन स्टॉप। 20 अब ये कर लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 21 Whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter. तुमने किसको देखा था शॉपिंग मॉल में आज? तो whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter का क्या हो जाएगा? I asked my daughter that whom आ नहीं सकता, क्योंकि WH वर्ड के पहले that का यूज होता नहीं है। WH वर्ड के पहले that नहीं आएगा, ये दोनों रॉन्ग हो गए। why, where, how के पहले that नहीं। फिर इसकी जगह हमें क्या लाना है, डिड यू सी, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे में चेंज करेंगे। अब आपको जब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन अब हमें इसको असर्टिव नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करना है। जब इंट्रोगेटिव था तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया, अब तो नॉर्मल में करना है ना, फुल स्टॉप लाना है। तो नॉर्मल का मतलब सब्जेक्ट लाएं फिर वर्ब लाएं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो ये आ रहा है। आई आस्क्ड माई डॉटर whom she had seen at the shopping mall that day। 22 अब इसको आपको सही ऑर्डर में लगाना है। इसमें आपको फर्स्ट या लास्ट कुछ नहीं पता, जम्बल्ड सेंटेंसेस है। लॉजिक के हिसाब से करिए, एलिमिनेट करने वाला मेथड बहुत हेल्प करता है कि जो ऑप्शन सबसे पहले नहीं होगा उसको हटा दीजिए, जो आपको लग रहा है कि पॉसिबल है ही नहीं सबसे पहले। टेस्ट स्टार्ट होता 10 बजे। देखिए अब क्या चीज लास्ट में किसके पेयर्स हैं वो सब देखें। कौन सा सबसे पहले नहीं आएगा, वो ये वाला है, यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू रीच। ये नहीं हो सकता, क्योंकि देयर फॉर का तो मतलब है इसलिए, तो आप इसलिए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे कि इसलिए जरूरत है कि तुम जल्दी पहुंच जाओ। तो इसलिए अगर कह रहे हैं तो उससे पहले भी कुछ कहा होगा कि ऐसा है उसकी वजह से तुम ऐसा करो। तो सी ऑप्शन सबसे पहले आ नहीं सकता, ये रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट है,
अब ये हो सकता है कि किसी टेस्ट की बात हो रही है तो उसको बता रहे हैं कि वो 10 बजे स्टार्ट होता है। 10 बजे अगर स्टार्ट होता है तो फिर क्यों, तो उससे रिलेटेड क्या हुआ, उससे रिलेटेड ये हुआ यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाय 9:30, क्योंकि 10 बजे स्टार्ट हो जाता है इसलिए ज़रूरत है कि तुम 9:30 तक पहुंच जाओ, थोड़ा तो पहले ही पहुंचोगे। ए के बाद सी लग रहा है, फिर होगा डी। रिमेंबर, याद रखो, इफ़ यू रिपोर्ट आफ्टर 10 यू विल नॉट बी एडमिटेड। तो ये अब आइडिया सारे रिलेटेड हो गए। सबमिट टाइम का बता रहे हैं कि 10 बजे टाइम है, 9:30 तक पहुंच जाना। और ये याद रखो 9:30 तो चलो ना भी पहुंचो, लेकिन 10 नहीं पहुंच पाए, 10 बजे तक नहीं पहुंचे तो फिर तो गया, फिर अंदर जगह नहीं मिलेगी। वेन यू एंटर द टेस्ट हॉल, अब वहां पे टाइम की बात पूरी हो गई। अब ये रिलेटेड आइडिया नहीं है, ये थोड़ा बात की चीज है। वेन यू एंटर द टेस्ट हॉल यू शुड हैव योर टेस्ट एडमिट कार्ड विद यू। अब जब तुम एंटर करो, अब वो सिर्फ वहां पर पहुंचने की बात नहीं हो रही है, वहां पे अंदर घुस गए। टेस्ट के सेंटर की पहले बात हो रही थी, पहले आप सेंटर पे जाएंगे, फिर सेंटर के बाद अब हॉल में घुसेंगे, अब घुस गए। अब उसके बाद अब हम हॉल में घुस रहे हैं, तो हॉल में घुसने वाली बात लास्ट हो गई, तो लॉजिक के हिसाब से यही हुआ। नेक्स्ट है 23, फिर से जम्बल, फिर क्लोज टेस्ट आएगा और फिर पैसेज है। इसमें भी आपको कुछ नहीं पता, फर्स्ट लास्ट कुछ नहीं। तो एक बार प्लेन में आई लीन्ड ओवर टू टाई माई शूलेस, प्लेन में बैठा था और थोड़ा झुका अपने जूते के फीते बांधने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ पिन्ड हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजिशन, मैं दब गया और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफीज व्हेन आई ट्रैवल, कैटास्ट्रोफी मतलब है कोई बर्बादी, मतलब डिजास्टर, कुछ बहुत बुरा होता है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। जस्ट एट दैट मोमेंट द पर्सन इन द सीट अहेड थ्रू हिज सीट बैक इनटू फुल रिक्लाइन। अब देखिए, ये तो आपको एक स्टोरी की तरह लॉजिक से समझ में आ रहा होगा। पहले कहा कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अब वो गड़बड़ क्या है, एक बार, अब जब कहानी सुनाते हैं तो ऐसे सुनाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, एक बार मैं अपनी जूते के फीते बांधने के लिए थोड़ा झुका, फिर झुका तो क्या हुआ, ठीक उसी टाइम जब मैं झुका, जस्ट एट दैट मोमेंट जो सामने वाला इंसान था उसने अपनी सीट पीछे की, आराम से बैठने के लिए सीट पीछे की। जब पीछे की तो मैं ऑलरेडी झुका हुआ था, अब मैं दोनों सीट के बीच में दब गया, ये उसमें कैटास्ट्रोफी हुई। तो आंसर इसलिए हो गया सी, सबसे पहले था CADB ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक्टिव पैसिव का, एक्टिव पैसिव, दे डिडंट रिपेयर माई फोन येस्टरडे, इसको चेंज करिए वॉइस, उन्होंने मेरा फोन कल नहीं रिपेयर किया। दे सब्जेक्ट, फोन ऑब्जेक्ट, डिडंट रिपेयर ये पास्ट इंडेफिनिट है, द रूल ऑफ विच इज वॉज और वर प्लस V3, ये रूल है। और ये याद रखिए डिडंट क्यों ला रहे हैं, दे डिडंट रिपेयर, दिस मीन्स ये जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज होता है। तो अगर डिड या डू या डज है, डिड डू डज में से कुछ भी है तो वो पैसिव वॉइस में जाके हट जाएगा। पैसिव वॉइस में ये तीनों वर्ड्स नहीं होते, तो उस हिसाब से ये दोनों गलत हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, वॉज या वर आएंगे। तो माई फोन वॉज नॉट रिपेयर्ड येस्टरडे बाय देम, उनके द्वारा रिपेयर नहीं किया गया था। अगर आपको लग रहा है कि येस्टरडे को क्यों नहीं चेंज किया, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। येस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, इसमें नहीं होता। दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वंस बिटन ट्वाइस शाय, ये ईडियम है, इसका क्या मतलब है, एक बार किसी को किसी ने काट लिया तो वो ट्वाइस शाय होगा, 2 बार शाय। शाय का मतलब एक शर्मीला होता है, एक थोड़ा घबराना भी होता है। ये ईडियम है, हिंदी का ईडियम इसके लिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मतलब आप दूध से जल गए, दूध पीते में जबान जल गई, तो फिर उसके बाद आप छाछ भी पियेंगे, वो भी व्हाइट कलर का होता है, मतलब मट्ठा भी पियेंगे, तो उसमें भी डरेंगे, उसमें भी फूक मारेंगे कि वो गर्म ना हो। तो वंस बिटन ट्वाइस शाय, कि डॉग ने किसी को एक बार काट लिया तो फिर वो हमेशा के लिए डर बैठ जाएगा उसके। तो इसका होता है
अ बिटर एक्सपीरियंस, बिटर का मतलब कड़वा, बुरा एक्सपीरियंस, मेकिंग वन कॉशियस फॉर फ्यूचर। एक बुरा एक्सपीरियंस हो जाए तो आदमी आगे के लिए भी बहुत अलर्ट हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही डरने लगता है। अब आते हैं क्लोज टेस्ट पे, फिर इसके बाद है पैसेज। चलिए अब देखिए क्लोज टेस्ट है, वेदर यू आर रिटर्निंग फ्रॉम एन ओवर एम्बिशियस ट्रिप टू द सुपरमार्केट or dash purchases from the local farmers market, storing seasonal vegetables can be quite dash challenge. एक एक ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है, इसमें से कोई फिल करिए फर्स्ट में। चाहे आप एक ओवर एम्बिशियस ट्रिप सुपरमार्केट से लगा के आ रहे हैं, चाहे डैश परचेजेस करके आ रहे हैं लोकल फार्मर की दुकान से, जो सब्जियां खरीद के, मतलब बहुत सारी चीजें खरीद के ले आओ कि सस्ते में है, एक ही बार आए और लेके चले गए। अगर एक बार में खरीद के बहुत सारी ले आए कि इतने चक्कर कौन लगाए, तो घर आके क्या टेंशन होता है कि अब इनको रखें कहाँ, फ्रिज में इतनी जगह नहीं तो कहाँ रखें, उसी पे पूरा पैसेज है। तो सुपरमार्केट और ऑर्गेनाइजिंग परचेजेस, किसी चीज को खरीदने के लिए मेक अ परचेज होता है। परचेज जो है वो नाउन की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह होगा तो मेक अ परचेज हो जाएगा, या फिर वर्ब तो है ही, परचेज्ड अ फोन या ही मेड अ परचेज ऑफ अ फोन, तो मेकिंग हो जाएगा। तो मेकिंग परचेजेस फ्रॉम द लोकल फार्मर्स मार्केट, स्टोरिंग सीजनल वेजिटेबल्स कैन बी क्वाइट डैश चैलेंज, क्वाइट अ चैलेंज, क्वाइट टू चैलेंज, क्वाइट ऑफ चैलेंज या क्वाइट द चैलेंज। क्वाइट अ चैलेंज होना चाहिए, चैलेंज मीन्स चुनौती, चैलेंज इज अ काउंटेबल नाउन, और क्वाइट के बाद आता है मतलब अच्छा खासा, अच्छी खासी चुनौती हो सकती है। चैलेंज है काउंटेबल नाउन, चैलेंजेस क्योंकि प्लूरल हो सकता है, तो चैलेंज जब काउंटेबल है और उसको सिंगुलर में लिया जा रहा है तो कोई आर्टिकल आएगा। एक चैलेंज के लिए अ हो गया, तो क्वाइट अ चैलेंज फाइंडिंग स्पेस इन द रेफ्रिजरेटर फॉर योर ग्रीन वेजिटेबल्स कैन बी डैश वरीसम। वरीसम मतलब परेशान करने वाला। कैन बी हाउ मच वेरीसम, अ लॉट ऑफ वेरीसम, मैनी वेरीसम या क्वाइट वेरीसम। फिर से क्वाइट क्या आएगा या कुछ और होगा। देखिए वरीसम कह रहे हैं कि अच्छा खासा, उसमें हाउ मच किसके लिए आता है, हाउ मच तो पूछने के लिए आएगा, क्वांटिटी के लिए आएगा, पूछने के लिए, जैसे हाउ मच वाटर ये नहीं होगा, पूछ नहीं रहे। मैनी नहीं आ सकता, मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल थिंग्स, काउंटेबल भी नहीं है ये वरीसम, ये तो एक एडजेक्टिव है। अ लॉट ऑफ, वरी सम अगर कह रहे हैं, अगर किसी वर्ड में SOME लास्ट में लगा है तो ये एडजेक्टिव है। और अ लॉट ऑफ अगर आप ऑफ ला रहे हैं, ऑफ है प्रेपोजिशन, तो आप ऑफ को कैसे लाएंगे, प्रेपोजिशन का किससे रिलेशन होता है, नाउन प्रोनाउन से हो सकता है, किसी नंबर से हो सकता है, किसी प्लेस से हो सकता है। जैसे अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रेन, अ लॉट ऑफ बॉयज, अ लॉट ऑफ मेन, ऐसे लाएंगे। सब सारे एग्जाम्पल हमारे नाउन वाले हैं, सबके बाद नाउन आ रहा है, मतलब जो एग्जाम्पल लिए तो हमें नाउन लाना था, नाउन हो नहीं सकता, क्वाइट होगा। वरी सम तो एडजेक्टिव है ना, जब एडजेक्टिव है तो हम उसके पहले अ लॉट ऑफ नहीं लाएंगे। क्वाइट वरीसम, क्वाइट मतलब अच्छा खासा, परेशान करने वाला, यहाँ पे भी वही था, क्वाइट अ चैलेंज, अच्छा खासा परेशान करने वाला होता है। एट द सेम टाइम यू सफर फ्रॉम गिल्ट पैंग्स फॉर डैश ओवरबोर्ड इन द मार्केट। इसके अलावा और क्या होता है, जगह तो मिलती ही नहीं, और ये भी होता है कि ये एक ईडियम है, डैश ओवरबोर्ड मतलब कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए, जैसे सेल लगी हो तो सेल में अब लगता है कि अरे 50% डिस्काउंट है तो चलो चीजें खरीद लो, बाद में कैसे मौका मिलेगा इतना इतने सस्ते में, उस चक्कर में हम लोग ऐसी भी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है, उल्टा ज्यादा ही पैसा खर्च कर देते हैं, जो शायद हम वैसे खरीदते ना वो भी ले ले। वही यहाँ पर है, जब आप मार्केट गए तो लगता है अरे अब आए हैं तो खरीद लो सारी चीजें, तो फिर बाद में अफसोस होता है कि वो इतना इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना सारा ले आए, तो गिल्ट फील होता है। यू सफर फ्रॉम गिल्ट थैंक्स फॉर हैविंग गॉन ओवरबोर्ड, फॉर टू गोइंग, फॉर और टू साथ में नहीं आएगा, फॉर इज गोइंग, फॉर हैड गॉन, फॉर के बाद आप ING फॉर्म ला सकते हैं। फॉर के बाद क्योंकि क्या आएगा, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन आ सकता है, कोई वर्ड ऑफ टाइम आ सकता, वर्ड ऑफ प्लेस आ सकता, मतलब जगह बताने वाला शब्द, समय बताने वाला शब्द ये आ सकता है, या नाउन या प्रोनाउन आ सकता। अब हम ING कैसे ला गए, हैविंग गॉन कैसे लाए, जैसे ING फॉर्म भी वर्ब की आ सकती है, जैसे जेरेंड भी तो आता है ना, जेरेंड भी तो ING फॉर्म है, और ING ये जो जेरेंड है वो एक तरह का नाउन ही होता है,
तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, सब आप पढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट में कुछ नया नहीं पढ़ना होता, सब कुछ पढ़ा हुआ होता है, बस उन सबका एप्लीकेशन होता है। उस वजह से कंफ्यूजिंग लगता है कि ग्रामर वो कैब सभी कुछ पूछ रहे हैं इसमें। तो हैविंग गॉन होगा। फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती थी, आईएनजी फॉर्म यही है, हैविंग गॉन। तो हमें बाद में अफसोस होता है कि हम इतने एक्साइटेड क्यों हो गए। गो ओवरबोर्ड का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाना, जोश से भर जाना। वेल यू कैन स्टोर देम डैश बाय सिंपली चिलिंग देम रॉ और कुक्ड एंड फ्रीजिंग देम। तो अब ये एक आइडिया दे रहे हैं कि आप उनको ये जो सारी सब्जियां हैं इनको बिल्कुल ठंडा करके फ्रीजर में डाल के स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक। तो यू कैन स्टोर देम इनफाइनाइटली, इजीली, स्टेल्थीली या हार्टिली। किस तरह हम उसको सामान को रखना चाह रहे हैं। क्या इनफाइनाइटली रखना है, अनंत काल के लिए, असीम रूप से, मतलब कभी एंड ही ना हो, जिंदगी भर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वो रखी है सब्जियां, मतलब इंसान खुद नहीं रहा लेकिन सब्जी फ्रीजर में रखी रह गई। तो ऐसे क्यों कोई रखेगा वो जैसे सड़ेगी नहीं। तो ये गलत हो गया इनफाइनाइटली। स्टेल्थीली की मतलब सीक्रेटली होता है। अब ऐसी क्या सीक्रेट बात है, सब्जियां ही तो है, किससे छुपा रहे हैं सब्जी, तो हम सीक्रेटली रखने की क्या जरूरत है हमें। हार्टिली का मतलब पूरे दिल से, पूरे जोश के साथ, पूरे दिल से। तो अब पूरे जोश के साथ सब्जी क्यों रखेंगे, इतना क्यों जोश आ रहा है, सब्जी है उसको खाना ही तो है, तो ऐसा जोश वाली चीज नहीं है, इजीली हो जाएगा, आसानी से रख सकते हैं, आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं जिन्होंने आइडिया दिया उससे। तो ये 5 हुए आपके। कितने हुए आप हर सेक्शन, अब इसमें हम लोग पैसेज पे चल रहे हैं, इसके बाद हर सेक्शन में आप देखिए कि कहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किसी को जम्बल्ड में ज्यादा होती होगी, किसी ग्रामर में, वो कैब, क्लोज टेस्ट में, या फिर पैसेज में। पैसेज पे आते हैं। ये ऐसा पैसेज है कि आपके सारे सही होने चाहिए, इजी है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। अगर आप खुद पढ़ना चाहें समझ के तो आप म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर और खुद से समझिए। मुंबई इज अ सिटी ऑफ इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस का सिटी है, इसमें संतुलन नहीं है। विद एन एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ 950 बिलियन डॉलर्स, the city is the 12th richest in the world, making ahead of major urban centers like Paris and Toronto. तो अब ये दुनिया के 12th नंबर पे सबसे अमीर सिटी में आता है, और ऐसे सिटीज पेरिस और टोरंटो जैसे से भी ये आगे है, वो भी इतने अमीर नहीं है। Much of this prosperity is due to the combination of a large billionaire population and the presence of India's oldest and most prominent stock exchange. अब ये इसका रीजन क्या दे रहे हैं, इतना अमीर कैसे हो गया। अमीर होने की बजाय सारे अमीर लोग यहीं आ गए रहने के लिए। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, वेल्थ। तो इस प्रॉस्पेरिटी की बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, करोड़पति अरबपति लोग यहाँ पे इतने सारे हैं, उनकी वजह से अमीर हो गया। और दूसरी चीज़ है स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर है, स्टॉक मार्केट, वो दलाल स्ट्रीट वाला। एट द सेम टाइम more than half of the city's population lives in slums or areas of extreme poverty that often lack access to clean water, electricity and public transport. अब क्या कह रहे हैं कि एक तरफ तो इतने अमीर हैं, पूरा सिटी बहुत अमीर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक रियलिटी है कि स्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आधी पॉपुलेशन, आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन तो स्लम्स में रहती है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है। तो बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में, बहुत ही गरीबी में रहते हैं, जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज़ की कमी है, साफ पानी, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सबकी कमी है। फिर ये और है थोड़ा सा, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं देख लीजिए कुछ सेकंड्स और, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। विद एन एस्टिमेटेड 6.5 मिलियन रिजाइडिंग, रिजाइड होता है ये, रिसाइड नहीं, जा की साउंड है, इसका मतलब रहना, लिविंग। इन दीज कंडीशंस मुंबई हैज द लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी इन द वर्ल्ड। अब इसमें ये मतलब ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित है, ये नहीं कि एग्जैक्ट हो। वो क्या है कि 6.5 मिलियन लोग ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं। दीज कंडीशंस में, दीज कंडीशंस का मतलब है ये जो पुअर होने वाली कंडीशन है, उस खराब कंडीशन में इतने सारे लोग रह रहे हैं। 65 लाख मतलब लोग ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं। अब 65 लाख तो किसी आसानी से किसी सिटी की पॉपुलेशन नहीं होती होगी, और ये तो गरीब लोगों की पॉपुलेशन है। तो ये है सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो स्लम्स में रह रही है, जैसे धारावी है मुंबई में, तो ऐसी पॉपुलेशन है, वो इतने ज़्यादा, मतलब ये सारे स्लम्स मिला लिए मुंबई के, इतनी पॉपुलेशन कहीं दुनिया में नहीं है स्लम्स की। दिस डिस्पैरिटी इज नॉट यूनिक टू इंडिया। अब ये जो डिस्पैरिटी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, इट इज इन अदर कंट्रीज एज वेल। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है, डिस्पैरिटी का मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिकॉज ऑफ सम अनफेयर ट्रीटमेंट।
जो डिफरेंस हो दो लोगों के, दो ग्रुप्स के बीच में, लेकिन अन्याय की वजह से हो। मतलब है कि होना चाहिए था उनको सिमिलर, लेकिन वो एक को फेवर किया जा रहा है उस वजह से। जैसे डिस्पेरिटी है लड़के और लड़की की पढ़ाई में, कि दो बच्चे हैं तो लड़के को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, बच्ची को नहीं पढ़ाया जा रहा, वो डिस्पेरिटी हो गया क्योंकि अनफेयर है। तो ये जो अनफेयर चीज़ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है मुंबई में, तो दुनिया भर की एक कॉमन बात है, सैड रियलिटी है। As cities around the world become denser and more organized, the gaps between the rich and the poor have widened to intolerable extremes. एक तरफ तो शहर बहुत बढ़ते हैं, बहुत विकास होता है, डेवलपमेंट होता है जो साफ दिखाई देता है, लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि जितनी घनी आबादी होती जाती है, घने हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वहाँ पे खड़ी की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है, और वो इतना बढ़ रहा है कि इट इज़ बिकमिंग इनटॉलरेबल, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मतलब बर्दाश्त सब कोई है ऐसा जो फील कर रहा है तो उसको बर्दाश्त ना हो। बट अनलाइक इन मेनी सिटीज, मुंबई slums sit at the heart of economic activity in the urban core. This thing is different. ये कॉमन चीज़ है कि गरीबी और डिफरेंस सब में है, अमीरी गरीबी और अमीर और गरीब में डिफरेंस, लेकिन मुंबई में एक अनोखी चीज़ ये है, स्लम सिट एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बिल्कुल शहर के बीच में ये स्लम एरियाज हैं। मतलब आप मुंबई में देखें तो जहाँ पे बहुत ही शानदार बिल्कुल लग्जूरियस बिल्कुल अपार्टमेंट है, वहाँ पे भी ऐसा ओवर व्यूइंग होता है कि वो ऐसे स्लम्स को, मतलब सामने उनके होते हैं, बिल्कुल बगल में होते हैं। जैसे फिल्म स्टार्स रहते हैं, बहुत महंगे महंगे अपार्टमेंट्स में, बहुत महंगे घर, लेकिन उनके घर के बिल्कुल बगल में ऐसे कुछ जगहें हैं जहाँ पे बिल्कुल मामूली वो झुग्गी झोपड़ी हैं, स्लम्स हैं। तो वो सब साथ में होता है, एक जहाँ पे अमीरी की पूरी एक्टिविटी चल रही है, पूरी इकोनॉमी जहाँ पे सेंटर्ड है, वहीं पे ये सब गरीबी भी है। दिस हैज रिजल्टेड इन अ यूनिक ज्योग्राफी वेयर इन पैक्ड सिंगल स्टोरी ड्वेलिंग्स बॉर्डर द सिटीज एक्सपेंसिव हाई राइज बिल्डिंग्स। बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बहुत महंगी, बगल में उनके वो एक एक मंजिल की झुग्गी झोपड़ी हैं, वो सब है। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि और सिटीज़ में नहीं होगी। और में होता होगा कि एक अमीर लोगों का बिल्कुल एक अलग इलाका है, एक अलग लोकेलिटी, और फिर उसके बिल्कुल ही अलग कोई गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास होता होगा। लेकिन यहाँ पे है कि सब एक ही जगह पे रहते हैं। अब पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, 5-7 सेकेंड और ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, मुंबई इज द 12th रिचेस्ट सिटी बिकॉज। 12th रिचेस्ट सिटी मुंबई क्यों है? क्योंकि इम्बैलेंस है, वो पेरिस और टोरंटो के अहेड है, उनसे आगे निकल गया है, हैज लॉट्स ऑफ बिलियनियर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, ऑल ऑफ दीज। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखिए, ये नहीं पूछा है कि इसमें से ट्रू क्या है, ये पूछा है कि 12th रिचेस्ट होने की क्या वजह है। सारे ऑप्शन देख लिया, अब देखिए यहाँ पे 12th रिचेस्ट क्यों है, अमीरी में 12th नंबर पे कैसे आ गया। तो सेकेंड लाइन देखिए, 12th रिचेस क्यों है। अब यहाँ पे तो 12th रिचेस दिया है, लेकिन मच ऑफ दिस प्रॉस्पेरिटी इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज बिलियनियर पॉपुलेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये हो गया कि वहाँ पे अमीर लोग भी जिस शहर में बस जाएं, अब किसी गरीब किसी गांव में जाके सारे अमीर लोग पहुंच जाएं तो फिर वो गांव ही सबसे अमीर हो जाएगा। तो वो तो जहाँ पे अमीर चल दिए वहीं पे पैसा आ गया। तो यहाँ पे हो गया, ये है, इट हैज लॉट्स ऑफ बिलियनियर्स एंड अ स्टॉक एक्सचेंज, इसकी वजह से ये 12th नंबर पर है। अब इसमें से ट्रू क्या है? ट्रू है, मुंबई हैज एन एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ $9500 बिलियन। पेरिस एंड टोरंटो हैव मोर वेल्थ देन मुंबई। 6.5 मिलियन पीपल लिव इन मुंबई। A financial disparity is found outside India as well. सारे ऑप्शन एक बार देख लें, फिर पैसेज पे चलें। यहाँ पे थोड़ा सा ये अजीब सा हो जाता है, थोड़ा ऑकवर्ड, कि अनोइंग सा, कि आप क्वेश्चन देखिए फिर आप पैसेज पे पलट के जाइए तो आप ऑप्शन भूल जाते होंगे, लेकिन एग्जाम में आपके सामने सब होगा, सो इट वोंट बी दैट अनोइंग। देखिए अब ट्रू क्या है, 9500 क्या इतना था? और पेरिस और टोरंटो क्या मुंबई से अमीर हैं? ये तो उल्टा बोला है। और क्या मुंबई में इतने लोग रहते हैं? देखिए 12th रिचेस्ट है, और कितना एस्टिमेटेड है? 950, डबल जीरो नहीं है, सिर्फ जीरो, इतना भी अमीर नहीं है। 950 बिलियन डॉलर्स इतना हुआ, ये चीज़ रॉन्ग थी। फिर टोरंटो और पेरिस जो हैं वो इंडिया के, वो मुंबई के बाद आते हैं, मुंबई जो है इनको पीछे छोड़ दिया है, तो ये भी रॉन्ग था, ये भी फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद क्या था, दो तो हमारे फॉल्स हुए, और था 6.5 मिलियन।
6.5 बिल्कुल सही है, ये तो बोला गया है, लेकिन ये क्या, कौन लोग हैं ये? 6.5 मिलियन रिजाइडिंग इन दीज कंडीशंस। दीज कंडीशंस मतलब ये पूरे मुंबई की आबादी नहीं है, मुंबई की नहीं है, ये सिर्फ वो पुअर लोगों की है। जैसे अभी हम लोगों ने कंडीशंस पूरी बताई थी, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली, कि कुछ है ही नहीं उनके पास, वो ऐसे घरों में रहते हैं। फिर कहा था कि ऐसी बुरी हालत इतने सारे लोगों की है, तो इतने सारे लोग इस हालत में हैं, तो मतलब 6.5 कंप्लीट ये टोटल पॉपुलेशन नहीं थी, ये था 6.5 मिलियन पीपल इन बैड कंडीशंस। फाइनेंशियल डिस्पेरिटीज फाउंड आउटसाइड इंडिया एज वेल, ये होगा, ये कहाँ बोला गया है? देखिए यहाँ पे बोला होगा, यहाँ पे कहीं है क्या, ये चीज बोली तो थी। अच्छा, दिस डिस्पेरिटी इज नॉट यूनिक टू इंडिया, ऐसा नहीं है कि ये डिस्पेरिटी सिर्फ इंडिया में है, कि अमीर और गरीब में डिफरेंस है, हर जगह है। इंडिया में कुछ अलग तरह की कंडीशन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन है तो हर जगह। तो फाइनेंशियल डिस्पेरिटी हर जगह है, सिर्फ इंडिया के ये यूनिक नहीं है। लैक ऑफ विच थिंग डज नॉट कैरेक्टराइज लाइफ इन स्लम्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बहुत सिंपल है, एक लाइन में आपको पूरा जवाब मिल जाएगा इसका। स्लम्स की जो लाइफ है उसमें किस बात की कमी नहीं बताई गई है? कमी बहुत हो सकती है, लेकिन इन्होंने क्या बताया है? क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या एजुकेशन। देखिए स्लम्स में किस बात की कमी है, कहाँ पे ये दिया है? स्लम्स में लिखा है ऑफन लैक एक्सेस टू, लास्ट लाइन देखिए, क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तीनों चीज बोली हैं, बट एजुकेशन इज मिसिंग। तो एजुकेशन ही हमारा आंसर है, एजुकेशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट 2 क्वेश्चंस। अब इसमें ट्रू क्या है? द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज स्मॉल। गैप कैसा है? स्मॉल है, डिक्रीज हो रहा है, इनटॉलरेबल है, या है ही नहीं? ये तो हम पैसेज भी ना पढ़ें तब भी हम बता सकते हैं कि क्या है। हर तरफ से सुनते रहते हैं अमीर गरीब का अंतर बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, तो स्मॉल नहीं है, कम तो हो नहीं रहा है, तो और बुरे हालात हो रहे हैं, है ही नहीं। ये तो और अजीब है, ऐसा कहाँ हो सकता है कि हो ही नहीं? तो फिर अमीर और गरीब है क्या ये वर्ड्स, इनके मीनिंग क्या हुए फिर? इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल है ये चीज बोली गई है। और ये कहाँ बोला है? ये देखिए इसमें अंडरलाइंड है, द हैव वाइडेंड टू इनटॉलरेबल एक्सट्रीम्स। ये बोला है कि मतलब इतना ज्यादा है कि इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड, ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही हो गया है ये गैप, जो कि हमें मुंबई में इट इज वेरी मच एविडेंट। और लास्ट है व्हाट इज यूनिक अबाउट मुंबई। अब लास्ट क्वेश्चन, और आपके इससे जो भी अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वो नंबर नोट करके आप भेज दीजिए कि कौन सा नंबर है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप नंबर किससे अच्छा है, अभी क्लास के बाद आप पीछे करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो, एंड डू टैग मी, टैग कर दीजिएगा, वहां पे बता देंगे व्हाट इज यूनिक अबाउट मुंबई। इट्स स्लम्स are at the heart of economic activity in urban core. People of Mumbai are lively, very lively. क्या मुंबई के लोगों को बोला है कि बड़े जोशीले लोग होते हैं? The rich and the poor live together, अमीर गरीब साथ में रहते हैं। ये despite having slums, it has some rich people. Slums तो हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ अमीर लोग भी हैं। क्या कुछ अमीर हैं? क्या ऐसे बोला अरे थोड़े बहुत अमीर लोग वहाँ मिल जाते हैं, ऐसे 5-6 अमीर लोग होंगे पूरे शहर में? ऐसे तो नहीं बोला है। यहाँ पे क्या है, मेन चीज क्या है? अमीर गरीब साथ में तो रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लाइन क्या बोली है? देखिए एग्जैक्ट लाइन कहीं आपको मिले? डिस्पेरिटी में कुछ अनोखा नहीं है, डिस्पेरिटी तो दुनिया भर में है अमीर गरीब में, लेकिन यहाँ पे है ये। बट अनलाइक इन मेनी सिटीज, मुंबई स्लम्स सिट एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द अर्बन कोर। अनलाइक अदर सिटीज का मतलब क्या हो गया? दूसरे शहरों में ये चीज कॉमन नहीं है, लेकिन मुंबई में बहुत है कि जहाँ पे पूरा पैसा सेंटर्ड है, वहीं पे ये गरीबी भी उसी के बीच में गरीबी है, तो अमीर गरीब बिल्कुल ही साथ में है, उसी के सेंटर में है। अब 2 ऑप्शन, एक और ऑप्शन इसमें थोड़ा सा क्लोज था कि रिच एंड पुअर लिव टुगेदर, लेकिन टुगेदर में वो बात एग्जैक्टली नहीं आ रही थी। तो साथ में तो रहते ही हो, तो हर शहर में रहते हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल ही बीच में ही बैठे हैं, तो बिल्कुल बीच में है, तो आंसर ये हुआ। अब आपके कितने सही हुए? आई होप इसमें आपके 4 या 5 सही हुए हों, क्योंकि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें तो इसमें आप रोज एक पैसेज अगर लगा लें तो फिर आपका इसमें सही होने लगेंगे कि सारे सही हो जाएं। थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, लेकिन जो एग्जाम में लेवल आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी तो आपके सारे सही हों, ऐसे ही आते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आपको डाउट्स पूछने के लिए बता दिया है, उस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।